Okay, so this is Portfolio Management New Age Series questions. We have done foreign exchange so far. Equity का एक क्लास किए थे. Portfolio management we are doing today. We had done portfolio management का earlier, but that class was a little bit disturbed. तो मैं उसको revisit कर रहा हूँ. New questions, ठीक है ना? Portfolio management में there is an issue. The issue is that उसमें बहुत सारा statistical calculations है, columns बना के. तो इन क्लासेस में तो किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं है. तो बिकॉज ऑफ विच जहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन का, पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा, वो कैलकुलेशन में अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वी विल टेक द कैलकुलेशन एज गिवन. ठीक है, सो दैट वी विल डिस्कस द प्रोसेस एंड मूव अहेड. डज दैट वर्क विथ यू? अभिषेक कुमार, युवराज, आई कैन सी योर कमेंट्स. तो मैं बोल रहा हूँ जहाँ स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस आएगा वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड मूव अहेड. ठीक है ना, जिससे एक्सपोजर ज्यादा हो पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई एम शोइंग यू द स्क्रीन. ओके, सो दिस इज द फाइल आई हैव प्रिपेयर्ड. ये फाइल है. इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सीए फाइनल एएफएम में 26 एग्जाम में आया था. सीए फाइनल एएफएम में 26 एग्जाम, आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी. ओके, आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी अगर याद होगा तो एकदम सीएपीएम के जैसा है. बट सीएपीएम इज अ सिंगल फैक्टर अप्रोच. आर ई इक्वल टू आर एफ प्लस एम आर पी इंटू बीटा. आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी में वी हैव आर ई इक्वल टू आर एफ प्लस एफ आर पी वन बीटा टू, बीटा वन प्लस एफ आर पी टू बीटा टू. इस तरह से होता है ना. एक बार मैं आप लोग का चैट खोल लेता हूँ. या आई ओपन द चैट. सो जस्ट टू मेक यू रिकलेक्ट, आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस, सी इंस्टीट्यूट लिखता है लैम्डा वन बीटा वन प्लस लैम्डा टू बीटा टू. कॉपी में आई यूज टू डिक्टेट एफ आर पी वन बीटा वन, एफ आर पी टू बीटा टू. एफ आर पी इज द फैक्टर रिस्क प्रीमियम. जैसे मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है ना, आर एम माइनस आर एफ, ऐसे फैक्टर रिस्क प्रीमियम. क्वेश्चन देखते हैं. तो दो स्टॉक्स है एक्स और वाई. दे आर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू टू फैक्टर एपीटी मॉडल. द फैक्टर सेंसिटिविटीज आर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर गिवन बिलो. तो अपने को दिया हुआ है स्टॉक एक्स का बीटा वन 1.2, बीटा टू 0.5, स्टॉक वाई का बीटा वन 0.8, बीटा टू 1.4. ठीक है. 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक्स का, 16% है वाई का. Additional information: RF 6%, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 1 4%, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 2 5%. बता दिया. तो ये RF बता दिया 6%, लैम्डा 1 4%, लैम्डा 2 5%. तो एक मिनट डाइवर्ट कर रहा हूं. पहले जो सम्स आया हुआ है ना, उसके अंदर अगर दोनों स्टॉक्स का रिटर्न दिया हुआ 14 16, तो अपने को लैम्डा 1 लैम्डा 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकालने बोलता था. याद आ रहा है क्या? टेक योर टाइम प्लीज, बिकॉज कौन सा ये वाला क्वेश्चन आएगा. मैं बोला एक बार 4 और 5 को भूल जाओ जो नीचे दिया हुआ है. सपोज क्वेश्चन ये होता, कैलकुलेट द फैक्टर रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2. युवराज, जयेश, हिमेश, ये समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या होता है, जो आर ई है उसमें अपने एक्स का 14 लिख देते और बीटा वन बीटा टू में 1.2 0.5 लिख देते. तो एक इक्वेशन आता लैम्डा वन लैम्डा टू में. दूसरा सिक्योरिटी वाई का लेफ्ट साइड में 16 लिख देते और उसके बाद जाके लैम्डा वन लैम्डा टू को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते. आर यू गेटिंग इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इट, बिकॉज यू नो. और कितना प्रैक्टिस मिलेगा एपीटी का. तो आइडियली जब मैंने सम देखा पहली बार तो मेरे को लगा इसमें लैम्डा वन लैम्डा टू निकालने बोलेगा, बट निकालने नहीं बोला. ये तो दे दिया है सारा कुछ, तो दे दिया है. तो ये सम किसका हो गया? सीएपीएम में याद करो जयेश, हिमेश, कि अपने सीएपीएम में अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग कैसे निकालते हैं? किसी को ध्यान आ रहा है? अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग सीएपीएम में कैसे निकालते हैं? आई रिक्वायर अ रिस्पॉन्स. अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग सीएपीएम में कैसे निकालते हैं? यस प्लीज. अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग सीएपीए में कैसे निकालते? करेक्ट. युवराज ने बोला अल्फा. अल्फा इज ई आर माइनस आर ई. अल्फा इज ई आर माइनस आर ई. एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न. अल्फा पॉजिटिव है तो स्टॉक अंडर प्राइस्ड है, अल्फा नेगेटिव है तो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है. इसलिए मैंने तो हमेशा एज अ टीचर मेंटेन किया है कि सीएपीएम गिव्स आर ई नॉट ई आर. कभी कभी वो आर ई को ई आर मानना पड़ता है, वो अलग बात है, वरना सीएपीएम एपीटी से हमेशा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आता है, एक्सपेक्टेड नहीं आता है. हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं दिया हुआ मानना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो इस सब में ई आर और आर ई अलग होने वाले हैं. वो लोग बोल रहे हैं जो ई आर है ना 14 और 16, ये फोरकास्ट से आया, फोरकास्ट. ओके, मे बी आया डी वन बाई पी जीरो प्लस जी से.
सर ये 14 16 किससे आया है? D1/P0 + G। ओके, फोरकास्ट से आया है और आर ही अपने इक्वेशन से आएगा। ठीक है, मौका मिला है, आराम से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज क्या पता नेक्स्ट टाइम कोई और समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इवेल्युएट whether सिक्योरिटी एक्स एंड वाई आर करेक्टली प्राइस्ड अंडर द टू फैक्टर एपीटी मॉडल। तो प्लीज सिक्योरिटी एक्स का बीटा 1 बीटा 2 पुट कर दो। तो 4 × 1.2 प्लस 5 × 0.5 प्लस 6 क्या आ रहा है? सिक्योरिटी एक्स का 4 × 1.2, आई डोंट थिंक मेरे को पुट करना पड़ेगा। 4 × 1.2 प्लस 5 × 0.5 या प्लस 6, व्हाट इज द आंसर? 4 × 1.2 is 4.8, 5 × 0.5 is 2.5, 4.8 2.5 7.3 प्लस 6 13.3। युवराज का 15.8, मेरा तो 13.3 आ रहा है, 13.3। सो दिस इज 13.3% फॉर एक्स। और और एक्स का एक्सपेक्टेड क्या है? 14। एक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 है, तो एक्स का अल्फा क्या आ रहा है? 0.7। ओके, अल्फा इज इक्वल टू ई आर माइनस आर ई। सो 14 माइनस 13.3 equal to 0.7 positive. The stock is underpriced. The stock is underpriced. I hope it's okay with everyone. Stock is underpriced. Security Y में देखो, 4 × 0.8 प्लस 5 × 1.4। I hope you are able to see. ये रहा 4 × 0.8 प्लस 5 × 1.4। तो 4 × 0.8 is what? 3.2। 5 × 1.4 is what? 7। 7 plus 3.2 10.2। 10.2 plus 6 16.2। सिक्योरिटी वाई का 16.2 आ रहा है क्या? या 16.2 आ रहा है? सिक्योरिटी वाई का 16.2 आ रहा है, जबकि 16 दिया हुआ है, तो अल्फा इज नेगेटिव -0.2। ओके, ये सिक्योरिटी वाई का 16.2 रिक्वायर्ड रिटर्न आ रहा है और 16 एक्सपेक्टेड है, तो अल्फा इज -0.2, ओवर प्राइस्ड। ओवर प्राइस्ड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, एनीबडी सिटिंग इन मे 26। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ओके, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एपीटी का किया हुआ है अपना। दिस वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। किसी का टेंशन आ गया होगा बाकी का पेपर देख के तो अलग बात है, अदरवाइज दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। देखते सेकंड पार्ट। Mr. RJ has 1 lakh available and intends to construct a long short portfolio by taking a long position in X and a short position in Y. Because X underpriced है तो X को long, Y overpriced है तो Y को short। मेरे ख्याल से अनस्मार्ट लैंग्वेज है। स्मार्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए? Mr. RJ has 1 lakh available and intends to construct a long short portfolio by going long in the underpriced security and short in the overpriced security as identified in part 1। अंडरस्टूड, ये बोलना चाहिए था, वरना तो सेकंड पार्ट में बता ही दिया कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया तो वही बात, नहीं आगे बढ़े। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड डिटरमिन द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी एक्स में कितना पैसा लगाएं एंड अमाउंट टू बी शॉर्ट सोल्ड इन सिक्योरिटी वाई if the desired portfolio sensitivities are 1.4 with respect to factor 1, 0.05 with respect to factor 2। तो बता दिया बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या चाहिए। वो बता दिया अपने को कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या चाहिए। कितना चाहिए? 1.4 चाहिए। स्टुपिडिटी है। बताएं क्या? एक बार, आई नीड योर ब्रेन्स प्लीज। अगर दो चीज सॉल्व करना है, W x और W y, तो कितना इक्वेशन चाहिए मैथ्स में? अगर दो चीज सॉल्व करना है W x और W y, तो कितना इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन है W x + W y = 1, यानी W y = 1 - W x। और दूसरा इक्वेशन हो गया बीटा पोर्टफोलियो = 1.4। तो बीटा 2 का दरकार ही क्या है? ये जो बीटा 2 बोले ना 0.5, दिस इज स्टुपिडिटी। ये जो फैक्टर 2 का 0.05 बोला है, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। युवराज, ऋषि, समझ में आ रहा है? यश, बिकॉज ये सब चीज जो समझ में नहीं आती है, जो लोग ध्यान नहीं देते, उन लोग का ही तो कॉन्सेप्ट खराब रहता है और फंसते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसका दरकार ही नहीं है, 0.05 नॉट नीडेड। इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बिना ही सॉल्व हो जाएगा। तो सब 0.05 क्या करेंगे? मेरे ख्याल से जो वेट्स निकालेंगे ना, उससे अपने आप ही फैक्टर 2 का सेंसिटिविटी 0.05 आ जाएगा। देयर वाज नो नीड टू गिव 0.05। 0.05 तो पूछना चाहिए था कि तुम लोग पहले पोर्टफोलियो बनाओ जिसका बीटा 1 1.4 है, और उसके बाद बीटा 2 बताओ पोर्टफोलियो का, तो हम लोग 0.05 निकालते। देखो दिख जाएगा। आज अटेंडेंस कम है अपने क्लास में, लोग फ्राइडे मना रहे हैं। एनीवेज,
तो बीटा वन, एक्स का क्या है 1.2, वाई का 0.8 दिख रहा है आपको? तो मेरे को 1.2 और 0.8 का वेटेड एवरेज 1.4 लाना है। यस ऋषि, 1.2 0.8 का, बट सर 1.2 0.8 का वेटेड एवरेज 1.4 कैसे आ जाएगा? वो तो बीच में आना चाहिए, आएगा ना, बिकॉज लॉन्ग शॉट है। चलो, तो अकॉर्डिंगली इफ वी डू इट, डब्ल्यू एक्स इंटू 1.2 प्लस 1 माइनस डब्ल्यू वाई इंटू 0.8 इज इक्वल टू 1.4, सॉरी 1 माइनस डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स इंटू 1.2 प्लस 1 माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू 0.8 इज इक्वल 1.4, तो ये आ गया 0.4 डब्ल्यू एक्स, और ये 0.8 वहां गया, इक्वल टू 0.6। तो डब्ल्यू एक्स इज 6/4, 1.5। अमाउंट इन्वेस्टेड 1.5 इंटू 1 लाख, खुद का पैसा 1 लाख, तो 1.5 लाख रुपया अपने एक्स में लगाएंगे। डब्ल्यू वाई इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू एक्स, तो 1 - 1.5 इक्वल टू -0.5, तो अमाउंट इन्वेस्टेड 0.5 इंटू 1 लाख -50,000। तो 1.5 लाख का एक्स को लॉन्ग करना है, वाई को शॉर्ट करना है। 1.5 लाख का एक्स को लॉन्ग करना है, वाई को शॉर्ट करना है, इज इट फाइन? 1.5 लाख का एक्स को लॉन्ग करना है, वाई को शॉर्ट करना है। ऋषि, युवराज, हिमेश, 3 जन ही दिख रहे हैं, यश 4 जन, कोई और है क्या? ठीक है, एंड मैच करने के लिए जस्ट जिससे सेटिस्फाइड हो जाए, चेक फॉर बीटा पोर्टफोलियो टू। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू इज 1.5 इंटू, इसका बीटा क्या था 0.5, इसका बीटा 1.4, तो 1.5 इंटू 0.5 ना, नहीं, क्या था, 1 मिनट, 1.5 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1.4, चेक कर लो। 1.5 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इंटू 1.4, तो ये आ गया 0.75 माइनस 0.7, 0.05। तो ये देने का जरूरत ही नहीं था, 0.05 शुड नॉट हैव बीन गिवन इन द सम, फालतू का दी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फाइन विथ यू? बादल इज ऑल्सो देयर, अभिषेक अग्रवाल इज ऑल्सो देयर, अनुष्का इज ऑल्सो देयर। ओके, आई डिड नो, छुपे हुए थे ये लोग, बादल ढका हुआ रहता है ना आसमान के अंदर। ठीक है, एनीवेज, तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो यू कुड सी दैट जब आप लोग रियलिस्टिकली देख रहे हो May 26 का पेपर, तो May 26 का पेपर उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, डिफिकल्टी होती है साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से, जब कुछ पार्ट डिफिकल्ट होता है ना, तब डिफिकल्टी और ज्यादा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी May 26 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी May 26 का क्वेश्चन है। A portfolio manager is analyzing four equity securities to construct an optimum risky portfolio using Sharpe's single index model. The securities are traded in an efficient market and follow CAPM assumptions. तो शार्प्स अप्रोच है, ओके, सी स्टार वाला, शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, सी स्टार वाला शार्प्स अप्रोच, वो जो गंदा वाला सम, ध्यान आ रहा है थोड़ा सा? ध्यान आ रहा है? वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ डिवाइड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ, कुछ 1 कुछ 2, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन कुछ, यस, कुछ 1 कुछ 2 वाला सम। A portfolio manager is analyzing four equity securities to construct an optimum risky portfolio using Sharpe's single index model. Securities are traded in an efficient market and follow CAPM assumptions. The following information is available. तो ए बी सी डी, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया, उनका बीटा दे दिया, उनका रेसिडुअल वेरिएंस दे दिया, सिग्मा ई स्क्वायर आई, तो सिग्मा स्क्वायर ई आई, अनसिस्टमैटिक रिस्क वेरिएंस में दिया है, बहुत अच्छे। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%, मार्केट रिटर्न इज 14%, market variance is 0.04, cutoff rate C star is 7.95। फर्स्ट क्वेश्चन आज तक सी इंस्टीट्यूट का बड़ाई मेरी तरफ से, सी स्टार निकालने नहीं बोला। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, अगर आपको याद हो, शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन में पहला स्टेप होता है सी स्टार फाइंड आउट करना।
जिससे पता चलता है कौन कौन सा स्टॉक्स लेंगे। तो वो वाला स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जिसका ट्रेनर रेशियो इज मोर देन सी स्टार। वो वाला स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जिसका ट्रेनर रेशियो इज मोर देन सी स्टार, जिसका ट्रेनर रेशियो इज मोर देन सी स्टार। ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली बोल लूं क्या? आई थिंक सुबह हुआ है, कंसेप्चुअल सुनने को तैयार है। ध्यान देना। ये जो अपने ट्रेनर रेशियो निकालते हैं ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा, व्हाट डज इट शो? ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज इट शो? इट शोज द कॉम्पेंसेशन पर यूनिट ऑफ बीटा। इट शोज द कॉम्पेंसेशन पर यूनिट ऑफ बीटा। ये जो कॉम्पेंसेशन पर यूनिट ऑफ बीटा है, इसको डायरेक्टली कंपेयर करना चाहिए आर एम माइनस आर एफ से। क्यों सर? बिकॉज मार्केट का बीटा क्या होता है? वन। मार्केट का बीटा क्या होता है? वन। तो आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा दिख रहा है तुमको? वो वन है। तो सब मार्केट का कॉम्पेंसेशन पर यूनिट ऑफ रिस्क इज आर एम माइनस आर एफ। स्टॉक का कॉम्पेंसेशन पर यूनिट ऑफ रिस्क इज आर आई माइनस आर एफ बाई बीटा। किसको समझ में आ रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए? और अगर कोई मेरे को कॉमन सेंसिकली पूछता, कॉमन सेंसिकली, तो सर दो स्टॉक शुड बी सिलेक्टेड जिनका ट्रेनर रेशियो मोर देन आर एम माइनस आर एफ है। काश किसी को समझ में आ रहा हो, मजा आ जाएगा उसको। ओके, दो स्टॉक शुड बी सिलेक्टेड जिनका ट्रेनर रेशियो मोर देन आर एम माइनस आर एफ है। एकदम लॉजिकल चीज है। पर प्रॉब्लम है, ये जो आर एम माइनस आर एफ है, ये मार्केट वाइड कट ऑफ हो गया, पूरा बाजार को लेके कट ऑफ। ये सी स्टार हो गया पूरे बाजार का। ओके, मार्केट का पूरा कट ऑफ। बट अपने जब शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल करते हैं तो अपने पास पूरा मार्केट होता है कि छह सात स्टॉक्स, छह सात स्टॉक्स। तो अपने पास तो पूरा मार्केट होता नहीं है। तो अगर छह सात स्टॉक्स होता है, उनमें तो अनसिस्टमैटिक रिस्क होने वाला है, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होने वाला है। तो हम ये वाला कट ऑफ नहीं लेते हैं, वी डोंट टेक दिस एज द कट ऑफ। हम लोग एक कट ऑफ मैन्युफैक्चर करते हैं बाय पीनलाइजिंग द स्टॉक्स फॉर द अनसिस्टमैटिक रिस्क दैट दे हैव। अपने एक अलग कट ऑफ निकालते हैं सी स्टार, जो कि आर एम माइनस आर एफ को समझता है, बट एट द सेम टाइम जो ये भी समझता है कि भाई हमारा पोर्टफोलियो जो है अनडाइवर्सिफाइड है, उस पर अनसिस्टमैटिक रिस्क है। जो जो भी स्टॉक का ट्रेडर रेशियो हाई है, बहुत बढ़िया, पर उस स्टॉक में अगर इंस्टेबिलिटी बहुत हाई है बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, तो क्रिटिसाइज। समझ गए? तो वी आर लुकिंग एट टू थिंग्स। नंबर वन, द एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो ऑफ अ स्टॉक, एंड वी आर लुकिंग एट द अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक, एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ पोर्टफोलियो लेवल कट ऑफ सी स्टार। जिसको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए था, दिस इज द कॉन्सेप्ट। This is the concept. Is this concept communicated to you? Not the maths, not the derivation, but the concept. Is the concept communicated to you? Okay, good. तो इन दैट केस, वट एवर इट इज, इस सब में तो अपने को जो कट ऑफ है वो दिया हुआ है 7.95। अपने को जो कट ऑफ है वो दिया हुआ है 7.95। तो अपने को वो वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है जिनका 7.95 से ज्यादा है। वो स्टॉक सिलेक्ट करना है जिनका 7.95 से ज्यादा है। ठीक है ना? गिवन द कट ऑफ, आइडेंटिफाई द सिक्योरिटीज टू बी सिलेक्टेड। तो जो ए है उसका 17 - 6 द होल डिवाइड बाय 1.4। बोलिए, ए का 17 - 6 द होल डिवाइडेड बाय 1.4, यानी 11/1.4। ए का 11/1.4, 7.857। 7.857 रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। बी का 15 - 6, 9, 9 डिवाइडेड बाय 1.1, 9 डिवाइडेड बाय 1.1, 8.182, 8.182 एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। सी का 13 - 6, 7, 7 डिवाइडेड बाय 0.9, 7 डिवाइडेड बाय 0.9, 7.778 रिजेक्टेड, 7.778 रिजेक्टेड, बिकॉज 7.95 से कम है। लास्ट वाला 11 - 6 इज 5, 11 - 6 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 0.6, 5 डिवाइडेड बाय 0.6 इज 8.33 accepted। तो स्टॉक्स बी एंड डी आर एक्सेप्टेड। आई थिंक पीपल शुड हैव जंप्ड। सी स्टार का सम आने से मेरा जैसा स्टूडेंट जो है, अगर मैं रहता, मैं तो दुखी होता, बिकॉज माथा खराब होगा। एग्जाम में भी माथा खराब क्यों करे? द बेस्ट पार्ट इज डेट सी स्टार दे दिया। ठीक है, वो जो मेहनत से क्यूमुलेटिव करके निकालते थे ना, वो दे दिया। ठीक है, ये मत सोचना नेक्स्ट टाइम भी देगा। नेक्स्ट टाइम प्लेन सन सी स्टार का आ सकता है। करके जाना प्लीज, ठीक है ना? वो सब होता है लास्ट दिन देख के जाने का। एनीवेज, तो पूछा गिवन द कट ऑफ आइडेंटिफाई द सिक्योरिटीज टू बी सिलेक्टेड बी एंड डी। तो यही बातचीत मेरी ऋतिज सराफ के साथ हो रही थी, जो ए आई आर टूल आया है।
कि सम को ठीक से केवल अपना पेशेंस, अपना साइकोलॉजिकल मेकअप होल्ड कर ले तो पेपर कई जगह आसान था, मतलब ह्यूमनली। एनीवेज, कंप्यूट द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच सिलेक्टेड सिक्योरिटी। इनमें वेट्स क्या लगाएंगे? वेट्स वेट्स का तो बहुत इजी फॉर्मूला था। वेट्स के लिए मैंने बताया था उस समय, पर आदमी हताश हो जाता है, सुन नहीं पाते, कि वेट्स के लिए था अपने को जेड निकालना पड़ेगा। जेड क्या था? जो ट्रेनर रेशियो है एक सिक्योरिटी का, जो ट्रेनर रेशियो है सिक्योरिटी का, वो सी स्टार से कितना ज्यादा है उतना ज्यादा वेट है ना। एक्सेस ट्रेनर रेशियो ओवर एंड अबव सी स्टार इनटू बीटा डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखो फिर से पीनलाइज कर रहे हैं। अगर स्टॉक में अनसिस्टमैटिक रिस्क है तो उसको वेट कम मिलेगा। तो ये जेड निकालना पड़ेगा किसका किसका अपने को? ये जेड निकालना पड़ेगा अपने को सिलेक्टेड स्टॉक्स का, बी का और डी का। बी का और डी का जेड निकालना है। चलो चलो जेड बी निकालते हैं। जेड ऑफ बी निकालते हैं। तो इसका जो बीटा है वो 1.1 है, मेरे को याद है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है इसका? बी का 0.0196 है। अनसिस्टमैटिक 0.0196 है। ओके। बट आई थिंक दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क डेसिमल में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये सब परसेंटेज में है, तो वो भी वैसे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट। मेरा मन हुआ 196 लेने का, मैं 196 ले रहा हूँ। ये लेते हैं, छोड़ो ना, बिकॉज स्टूडेंट बोलेगा मेरे को याद नहीं आता। 0.0196 ब्रैकेट एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो। एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो 8.182। 8.182 -7.95। इजी कैलकुलेशन है, करके बताओ। 8.182 -7.95, द होल मल्टीप्लाइड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 0.0196। तो ऋषि बोल रहा है 13.02। ये वेट नहीं आया, ये जेड आया है। ऋषि बोल रहा है 13.02, सपोर्टेड बाय हिमेश, सपोर्टेड बाय युवराज, यश 13.02। तो जेड ऑफ डी निकालते हैं। जेड ऑफ डी, तो उसमें बीटा 0.6, अनसिस्टमैटिक रिस्क 0.01, 0.6, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.01, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो 8.33 -7.95। बताइए, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.01, 8.33 -7.95। ऋषि इज सेइंग 22.98। 22.98 या 22.8? 22.8 बोल रहे सब्जेक्ट। 22.8, तो व्हाट इज द टोटल जेड? Summation Z of the selected securities is 22 plus 13, which is 30, 22 plus 13, which is 35, 35.82, 35.82। तो जो वेट्स आ गया, वेट्स जो है वहां निकाल लें। वेट्स 13.02 बाई 35.82, परसेंटेज में बोल दो। 13.02 बाई 35.82, जेड बाई समेशन जेड। 13.02 बाई 35.82, 36.35%। सो 36.35%। वैसे ही 22.8 बाई 35.82, 22.8 डिवाइड बाई 35.82, 63.65%। तो ये हो गया वेट्स, इसका अपने को मार्क्स मिलेगा। इसका मार्क्स मिलेगा। अपना ये वेट्स आया है 36.35 एंड 63.65। ये अपना वेट्स आया है। दीज आर द वेट्स 36.35, 63.65, बी एंड डी का। ठीक है ना? ओके। तो ये निकला है, ये लोग का वेट्स क्या निकला है? सेकेंड पार्ट में वेट्स क्या निकला है? ओ ये रहा। वेट्स निकला है 63.8 एंड 36.2। ओके, ये वेट्स निकला है इंस्टीट्यूट का। अपना 63.65 आया, 63.8 आया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक है ना? ओके, थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का। यूजिंग सी ए पी एम कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सेलेक्टेड सिक्योरिटी एंड वैल्यूड, पता नहीं मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड शायद अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, वैल्यूएशन स्टेटस है अल्फा निकाल के।
ठीक है, या तो हमसे मिसप्रिंट हुआ या इंस्टीट्यूट से, आई एम नॉट श्योर। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वैल्यूड ऑफ ईच सिक्योरिटी तो है नहीं, तो वो वैल्यूएशन स्टेटस पूछ रहा होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम से निकालना है। तो सीएपीएम में निकालने के लिए 14 - 6 तो 8 है, दिख गया आपको। तो 8 × 1.4 प्लस 6, सिक्योरिटी ए का। 8 × 1.4 प्लस 6 बोलो। 8 × 1.4 प्लस 6, फर्स्ट वाले का 17.2 आ रहा है। तो अल्फा नेगेटिव -0.2, ओवर प्राइस्ड। ओके, ओवर प्राइस्ड। सिक्योरिटी बी का 8 × 1.1 प्लस 6, किसी को दिख रहा नहीं है तो पागल हो गया होगा। 14 - 6 जो है वो 8 है। ठीक है, तो 8 × 1.1 प्लस 6, 8.8 × 1 14.8, तो 14.8 आ रहा है। दिस इज 14.8। और था कितना, 15। तो 0.2 पॉजिटिव है, अंडर प्राइस्ड। ओके, 0.2 पॉजिटिव अंडर प्राइस्ड। सिक्योरिटी सी में 8 × 0.9, 7.2 प्लस 6, 7.2 प्लस 6 तो 13.2, 13.2 है। तो आंसर आ रहा है -0.2, -0.2, ओवर प्राइस्ड। और लास्ट वाला जो है 8 × 0.6, 4.8 प्लस 6, 8 × 0.6, 4.8 प्लस 6, 10.8। और जबकि 11 है, तो ये आ रहा है +0.2, तो अंडर प्राइस्ड। तो सीएपीएम के अनुसार बी एंड डी आर अंडर प्राइस्ड, बी और डी अंडर प्राइस्ड है। सीएपीएम के अनुसार भी बी और डी को सिलेक्ट करते, सीएपीएम के अनुसार भी बी और डी को सिलेक्ट करते, बिकॉज वो दोनों अंडर प्राइस्ड है। तो पूछा था यूजिंग सीएपीएम, ठीक है। व्हाई द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड यूजिंग शार्प्स मॉडल इज कंसिस्टेंट विद सीएपीएम assumptions, you know what to write. Why the portfolio constructed using Sharpe's model is consistent using CAPM assumptions? Because both lead to the same selection of securities. Because both lead to the same selection of securities. Although मैंने conceptually बताया दोनों सेम नहीं है, because CAPM का कट ऑफ इज RM - RF, ट्रेनर रेशियो को RM - RF से कंपेयर करना है। जिस भी सिक्योरिटी का ट्रेनर रेशियो मोर देन RM - RF है, एक्सेप्टेड। बट Sharpe's optimization में it is not RM - RF. It is a cutoff which considers diversification, unsystematic risk and the optimization logic. ठीक है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, औकात नहीं ये लोग का लिखने का। The portfolio constructed using Sharpe's index model is fully consistent with CAPM as it includes only securities offering superior risk-adjusted returns. ठीक है, वेरी गुड सब, वेरी वेरी गुड सब। ओके, खुश हो गया देख के ये सब, विदाउट मेहनत करवाए। दोनों सब कितना क्लीन दिए। तो देखो कैसे एक चैप्टर बचाता है। मई 2026 में पोर्टफोलियो के सम्स कितने क्लीन आए हैं। आपने पेपर स्टार्ट किया अगर, और आपके ये दोनों सम्स हो गए, वैसे ही का अलग तरह का पॉजिटिव रिदम आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पेपर आता है वैसे ही पेपर को खोलो, पेपर का औकात समझो। औकात 3 तरह का होता है, वेरी डिफिकल्ट जैसे ये वाला था, मॉडरेटली डिफिकल्ट या इजी। इजी माने सारा पास्ट पेपर, पास्ट सम्स रिपीटेड, तुमको ऊपर से देख के लग रहा है ओ ये तो वो वाला है, ये तो वो वाला है। अगर पेपर इजी आया तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन का मार्क्स है। सब चीज खोल खोल के दिखाना, नोट लिखना, ओके, नीचे में जाके ऑल्टरनेट अजम्पशन लिखना, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिखाना। अगर पेपर बहुत इजी हो, मॉडरेट हो तो समझना इजी वाला पार्ट कौन सा है, पहले वो इजी वाला पार्ट करना, उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे जो परेशान करेंगे, उस पर ध्यान मत देना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो इससे डिफिकल्ट क्या होगा May 26 में, इससे डिफिकल्ट तो होगा नहीं कोई पेपर। तो उस केस में खोजना कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, जहां जहां क्लीनली सम हो पा रहा है, यार वो तो सल्टाए। ओके, वो वाला सल्टाए और उसके बाद बाकी देखते हैं। ओके, सारे स्टूडेंट से बात की है, यही पता चला है कि यूजुअली लोग जो 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम है ना, वो 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम में कोई भी मल्टीपल चॉइस को देखता नहीं है। आप भी मत देखना। पेपर देखते हैं डिसाइड करने के लिए कि वो 6 क्वेश्चन में से कौन सा 5 करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। शायद मैं एक क्वेश्चन May 26 का लिया नहीं हूं, छोड़ दिया मैंने। क्यों? बिकॉज वो सब एकदम इजी था। TR = SR + UR।
May 26 का मैंने एक सम छोड़ दिया बिकॉज वो डिस्कस करने लायक नहीं था। टोटल रिस्क सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, तो 3 क्वेश्चन पोर्टफोलियो का आया था May 26 में। वहीं पे आपके 20 नंबर पॉकेट के अंदर। समझ गए? ओके। फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड इन एनेक्शर 1, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है। फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड इन एनेक्शर 1, determine the probability that the return from the stock of Philips India Limited would be between 0 and 5% during April 2002. From the data provided in Annexure 1, determine the probability that the return from the stock would be between 0 and 5% during April 2002. Yes, ये डेटा है। बताना कैसे करेंगे। मार्च 2002 तक का डेटा दिया हुआ है और नेक्स्ट मंथ अप्रैल में पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रिटर्न 0 और 5% के बीच में होगा। किसी को भी समझ में आने से बोलिएगा प्लीज। प्रोबेबिलिटी निकालना है। रंस टेस्ट ऐसा थोड़ी था यश। रंस टेस्ट में तो शेयर प्राइस दिया रहता है, बढ़ता है तो हमने प्लस लिखते हैं, गिरता है तो माइनस लिखते हैं। रिटर्न थोड़ी दिया रहता है रंस टेस्ट में। प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ऋषि ने कुछ बोला है, छुप गया। नहीं, ऋषि बोल रहा है सर अपने कैरेक्टरिस्टिक लाइन निकाल देंगे इसका। फिलिप्स को वाई मान के, मार्केट को एक्स मान के, और जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन होता है ना बीटा और अल्फा निकाल देंगे, पर उससे प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा। सो आई एडमिट दैट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज हार्श। आई एडमिट, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि लैंग्वेज इज हार्ड। ठीक है, और लैंग्वेज थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो सकता था, बट क्या करेंगे लोग जिस तरह का सम्स दे रहे हैं। और मैंने ये उठाया बुक से, ठीक है ना, फ्रॉम द बुक्स विच आर देयर इन द मार्केट, जहां से प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चन में अल्टीमेटली कोई तरीका नहीं है करने का, केवल एक ही तरीका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। केवल एक ही तरीका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो समझ में आ रहा है। मैंने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला तो समझ में आ रहा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली क्लासेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरा सा बताया था। और आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले सीए फाउंडेशन वगैरह में किया हुआ है। और उसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे अभी डेरिवेटिव्स के अंदर। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला तो आपका खुद का नॉलेज होगा, हो सकता है। दूसरा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस में था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बिल्डिंग ब्लॉक जो भी नाम देते हैं, अपने में तो भूल जाता हूँ आजकल, सीएफए में क्या, एफआरएम में क्या। और तीसरा, अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दर्शन फिर से होने वाला है कैपिटल बजटिंग में, एंड होने वाला है वहां पे, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स में। 2 चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लिसिट दर्शन होने वाला है, एडवांस कैप बज में और डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीन एसडी निकालना है, इसका मीन और एसडी निकालना है, इसका मीन और इसका एसडी निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मीन एंड एसडी ऑफ दिस डेटा। वो तो इजी है, इसका मीन एसडी निकल जाएगा। इसका मीन एसडी निकल जाएगा। मीन तो निकाल ही दो एक बार। मीन तो निकाल ही दो अनुष्का। मीन निकालो। सारा माइनस वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, तो मेरे को तो लगता है माइनस वाले पार्ट को ऐड करके जो प्लस वाला पार्ट है उसको लेस कर दो पहले, बेटर ये रहेगा। 24.09 प्लस 3.46 प्लस 9.19 प्लस 4.72 प्लस 6.07 प्लस 3.46 प्लस 10.81 प्लस 20.03 माइनस 2.38 माइनस 56.37 माइनस 3.78। वो जो आया डिवाइडेड बाय वॉट एवर 10 मंथ्स है क्या? नहीं, 12। तो -1.75 आ रहा है युवराज का। युवराज का मीन -1.75 आ रहा है। ऋषि का भी -1.75, तो इसका मीन इज -1.75। इसका मीन इज -1.75।
इसका मीन इज -1.75, 11 मंथ्स का डेटा दिया है। अनुष्का का जवाब नहीं आया, आ गया -1.75। और इसका एसडी भी निकाल देंगे अपने, इसका एसडी भी निकाल देंगे। अपने तो एसडी कैसे निकालते थे, याद है ना? σx² / n माइनस, यस प्लीज, इसका एसडी भी निकाल देंगे। ठीक है, यानी अपने कॉलम बनाएंगे, पीरियड एक्स और x²। ये एक तरीका है। एक्स का टोटल आया, उससे आपने एक्स बार निकाला, x² का टोटल आया, ये जो आया σx²/n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये सबसे फास्ट तरीका है एसडी निकालने का। ऑफ कोर्स वैसे भी कर सकते हैं सर, x - x बार होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जिसका मन। तो कैन आई अज्यूम दैट एसडी निकल जाएगा? ये फटाफट निकलेगा अगर x² कॉलम बनाएंगे तो। x² कॉलम बनाएंगे तो कैलसी पे ही निकल सकता है, मालूम है आप लोगों को? आप इसका स्क्वायर करके m+m+ पे डालते जाओ। 24.09 x² m+3.46 x² m+9.11 x² m+4.072 x² m+3.78 x² m+, सबका m+m+ डाल दो, मेमोरी रिकॉल। तो ये टोटल आ गया। ये जो टोटल आ गया डिवाइड बाई 11, वो जो आया माइनस जो मीन आया था 1.75 का होल स्क्वायर। आप लोग का मीन नेगेटिव आया था क्या? मीन नेगेटिव आया था -1.75। एनीवेज, देखते हैं। तो इंस्टेंट यहाँ पे ये लोग का मीन आया -1.75, जो आपका आया मीन आया है -1.75। मैंने बोला था अपने स्टैट्स का मेहनत करने वाले नहीं है। ओके, मीन आया -1.75 और एसडी आया है 21.05। ठीक है, ये एसडी ना गलत आया होगा बिकॉज, एक मिनट, सुन लेना सुन लेना सुन लेना। जो लोग स्टेटिस्टिक्स को प्रॉपरली करते हैं ना, ठीक से सुनना प्लीज। युवराज का 20.07 आया है, ऋषि का भी, तो मेरे ख्याल से 20.07 करेक्ट आंसर है अपने एग्जाम के लिए। ऋषि और युवराज का 20.07 आया है, यहाँ पे 21.05 लिखा हुआ है, मेरे को लगता है ये करेक्ट आंसर है। ये गलत आंसर क्यों है, सुनना प्लीज। जो लोग स्टैट्स को करेक्टली करते हैं, वो लोग को पता है कि ये सैंपल डेटा है, ये सैंपल डेटा है। और सैंपल डेटा में एसडी निकालते समय n-1 यूज होता है डिनोमिनेटर में। बट सीए इंस्टीट्यूट ये फॉलो नहीं करता है। तो नहीं फॉलो करता है तो भुजिया खाओ, अपने को क्या मतलब है। तो 20.07 एसडी आएगा। एसडी क्या आएगा? 20.07। तो प्लीज एक बार कॉपी में आए क्या? कॉपी में आए, कॉपी में लिखिए। तो कॉपी में मंथ्स, रिटर्न फ्रॉम फिलिप, इसको एक्स बोल रहा हूं, और x² मई, जून, करते करते मार्च, स्क्वायर करते करते। आई होप यू आर कॉपिंग। तो ये जो आया x बार इज इक्वल टू (n - 1.75%), और ये जो आया (x²) आ गया। अब वेरिएंस या एसडी इज इक्वल टू √((x²/n - x बार होल स्क्वायर)। तो ये आंसर 20.07 आ रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है ऋषि पे और एक जन ने जिसने आंसर दिया था। ओके, 20.07। तो 20.07 एसडी है, 20.07 एसडी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं निकालेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टूडेंट वैसे निकाल सकता है, x - x बार होल स्क्वायर। तो उसका टोटल आएगा, वो जो टोटल आएगा ((x - x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n पूरा स्क्वायर रूट)। ठीक है तो, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
तो आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल लेना। मीन एसडी आ गया, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिया था। अपने स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेशन नहीं करने के बाद क्लास खराब हो जाएगी। अब ध्यान देना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लीज ड्रॉ। दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द एक्स स्केल, दिस इज द जेड स्केल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स स्केल जेड स्केल। जो ड्रॉ नहीं कर रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज इट हैज टू पैरामीटर्स, मीन एंड एसडी। तो मीन एसडी निकल चुका है। मीन इज इक्वल टू -1.75। एस डी बगल में लिख देते हैं, एस डी इक्वल टू 20.07। जो जेड होता है ना, वो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मीन 0 होता है, एस डी 1 होता है बाय डेफिनेशन। तो जो टेबल दिया रहता है अपने को एग्जाम में, वो टेबल दिया रहता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड टेबल। तो जो भी वो पूछता है एक्स के बारे में, अपने एक्स को जेड में कन्वर्ट करते हैं, पता होगा आपको। जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये सबको पता है, जो भी सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं सबको पता है। और नहीं पता है तो एग्जाम देने लायक नहीं है। ओके, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। क्यों करते हैं कन्वर्ट? क्योंकि हमारे हमारे को जो टेबल दिया रहेगा एग्जाम में, वो जेड का टेबल दिया रहेगा। तो टेबल तो वही देखना पड़ेगा। अब पूछा है हमें निकालना है 0 से लेके 5% के बीच का प्रोबेबिलिटी। आई ओके, बीच में माइनस था, तो 0 लेफ्ट में है, 5 बीच में, 5 राइट में है। ये वाला प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी। मैं अलग अलग शेड से मार्क कर रहा हूं इसको। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, एंड ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इज इट फाइन? ये दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इंस्टीट्यूट का जो टेबल दिया रहता है अपने को, उससे टेल्स का प्रोबेबिलिटी आता है, पर उस पर बाद में आता हूं। पहले तुम एक्स अगर 0 है तो जेड बताओ तो। एक्स अगर 0 है तो जेड क्या होगा? 0 माइनस ऑफ -1.75 डिवाइड बाई 20.07। टू डेसिमल में बताना। एक्स अगर 0 है तो जेड बताना। 0 माइनस -1.75 यानी 1.75 पॉजिटिव, डिवाइड बाई 20.07, टू डेसिमल प्लेसेस में। 0.09, 0.09 नेगेटिव और पॉजिटिव। z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई एस डी। ओ, मैं गलती मार्क कर दिया, 0 तो उस तरफ होगा, मैंने गलत मार्क कर दिया है, सॉरी। माइनस बीच पे है ना, माइनस बीच में है तो 0 भी तो उधर है। तो मैंने ड्रॉ गलत कर दिया है। ठीक है, मेरे को रीड्रॉ करना पड़ेगा आप लोग को भी। रियली सॉरी। ओके, फिर से ड्रॉ कर लेते, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा। गुस्सा आ रहा होगा, या एक मिनट, कहाँ गया? या फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स स्केल जेड स्केल। तो अपना जो म्यू है दैट इज -1.75, यहाँ पे म्यू 0, और जो एस डी है वो 20.07। सिंस यहाँ माइनस है तो 0 इधर होगा और 5 इधर होगा। तो 0 और 5 के बीच का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी। 0 और 5 के बीच का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इज इट फाइन? आप लोग का नेगेटिव आया था ना, मीन मीन -1.75 आया था ना, कंफर्म करना। मीन 1.75 आया था कि माइनस? माइनस आया था, ठीक है, तो 0 भी राइट साइड में है। तो 0 और 5 के बीच का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं 0 का जेड निकाला, 0 का जेड आया 0.09, और 5 का जेड निकालो तो व्हेन एक्स इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस -1.75 डिवाइडेड बाई 20.07। यस प्लीज, 6.75 डिवाइडेड बाई 20.07। 6.75 डिवाइडेड बाई 20.07। तो 0.34 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.34। ये आ रहा है 0.34। दिस इज 0.34। तो अपने को जो एक्स का प्रोबेबिलिटी निकालना था वो हमने जेड का निकाल लिया। जेड का, ठीक है, वो अपने जेड का निकाल लिया। अब
हम लोग जब टेबल में 0.34 देखेंगे तो हमें 0.35 का दिखेगा। किसका दिखेगा? 0.35। तो अपने इसको अप्रोक्सीमेटली 0.35 लिख सकते हैं, 0.35। और 0.09 के बदले दिखेगा अपने को 0.1। या तो ये ऑप्शन है, और यह ऑप्शन ये है कि आप 0.35 और 0.30 का इंटरपोलेशन करोगे जिसमें फटेगा। टेबल में 0.34 का नहीं है, टेबल में 0.35 का है, 0.30 का है। या तो उन दोनों के बीच पे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, और या फिर आपको 0.35 का लेना चाहिए। गिवन द स्टैंडर्ड ऑफ द सम एग्जाम में, आई थिंक 0.35 का लेना उचित होगा। इंटरपोलेशन से डरते नहीं है, वो भी दिखा देंगे, बट अदरवाइज स्पीकिंग मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। तो मैं 0.35 का देख रहा हूँ। एरिया इन द टेल मिलता है, इंस्टीट्यूट जो टेबल दे रखा है उसमें एरिया इन द टेल मिलता है। एरिया इन द टेल समझ में आ रहा है? यानी कि आप जब 0.34 देखोगे तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला, समझे? ये वाला। और जब आप 0.1 देखोगे तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। तो ये वाले एरिया में से, बड़े वाले में से ये लेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? वापस से दिखा रहा हूं। जब 0.1 देखेंगे तो अपने को ये वाला एरिया मिलेगा टेल का। जब 0.35 देखेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा। तो जाहिर है ये वाले एरिया में से ये वाला एरिया लेस करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये क्लियर है क्या? अनुष्का, अनुष्का, मैंने बोला एरिया इन वन टेल मिलता है। ओके। तो 0.1 देखने से ये वाला एरिया मिल रहा है टेल का, और 0.35 देखने से ये वाला एरिया मिल रहा है। तो अगर ये वाले एरिया में से अपने ये वाला एरिया लेस कर दिए तो ये वाला एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो टेबल देखते हैं। तो टेबल देख रहे हैं? टेबल देख रहे हैं? टेबल मैंने स्टाफ को देने बोला था, लेट मी सी स्टाफ ने टेबल दिया है क्या। ये रहा, ये रहा टेबल। टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें 0.1 का, 0.1 जेड है फर्स्ट कॉलम, 0.1 जेड है फर्स्ट कॉलम, और उसका दिखा 0.4602, दिखा 0.4602। अब 0.35 का देखे, वो दिखा 0.3632। 0.4602 माइनस 0.3632, ओके, 0.4602 माइनस 0.3632। ओके, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 5% is equal to, probability between 0 and 5% is equal to 0.4602 minus 0.3632, 0.4602 minus 0.3632, 0.4602 minus 0.3632, कितना आंसर? 0.097, 0.097, that is 9.7% आंसर। 9.7% आंसर। आंसर इज 9.7%। प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल में स्टॉक का रिटर्न 0 और 5% के बीच में होगा। 9.7%। यानी कि कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम एग्जाम में कर रहे हैं तो पहले डायग्राम बनाएं। डायग्राम बना के जो एक्स है उसको जेड में चेंज करें। चेंज करके जो एरिया निकालना है उसको शेड करें, और फिर सोचें कि अपने को टेल का दिया हुआ है तो कहाँ का निकालना है। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। इज इट फाइन? 9.7% आंसर। इसमें स्लो चाहिए, स्लो, जो भी स्लो करेगा उसका होगा। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम के बाद मार्क करें कहाँ का अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक्स को जेड में चेंज करें, फिर समझे उसमें टेल का एरिया दिया है तो अकॉर्डिंगली अपने को कौन सा निकालना है। टोटल एरिया 1 होता है, 50% ऑन ईच साइड, सबको पता है, तो अकॉर्डिंगली कॉमन सेंस लगा के निकालना पड़ता है। तो 9.7% आंसर अपना क्या क्या था? 46.02 एंड 36.32। I'm coming to the 46.02, 36.32। तो ये जो एरिया ने, ये पूरा एरिया, ये एरिया इज 46.02%। और ये जो एरिया, ये दिस इज 36.32%। सो देयरफॉर दिस एरिया इज 9 पॉइंट क्या था, 7%।
9.7%। किसी के पास एक्सेल यूज करने का प्रावधान है क्या अभी? किसी के पास एक्सेल यूज करने का स्कोप है क्या? किसी के पास एक्सेल यूज करने का स्कोप अगर है तो एक्सेल में इक्वल टू NORM, नॉर्म, एस डी आई एस टी, दिस इज द फंक्शन। नॉर्म एस डिस्ट, नॉर्म माने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एस माने स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब जेड, और डिस्ट मतलब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। नॉर्म एस डिस्ट, और उसमें आप नॉर्म एस डिस्ट में आप पॉइंट 1, पॉइंट 1 का निकालो। तो पॉइंट 1 का कोई कर रहा है क्या? तब तो मैं बोलूं, वरना नहीं बोलूं। नॉर्म एस डिस्ट पॉइंट वन के बाद शायद वो पूछा होगा कि क्यूमुलेटिव चाहिए कि नॉन क्यूमुलेटिव चाहिए, ऐसा कुछ पूछा होगा। सपोज अपने क्यूमुलेटिव को ट्रू कर देते, ट्रू, ट्रू। तो इन दैट केस क्या आ रहा है? 0.5398 आ रहा है। तो 0.5398 जो आया ना, वो ये पूरा आ गया, देखो ये क्यूमुलेटिव 0.5398, 53.98, तभी तो ये 46.02 है। ये सब करने से क्या होता है, आदमी का दिमाग चलता है। 0.5398 आ रहा है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? युवराज बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है, यश बोल रहा है, अनुष्का नहीं बोल रही है। एक्सेल में जाके फालतू का आर्टिकलशिप में ऐड लेस करते रहते हैं, उसके बजाय कुछ तो एक्सेल में ज्यादा करना चाहिए। नॉर्म एस डिस्ट, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रहा है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 53.98%, 53.98%, समझ गए? अब उसके बाद 0.35 का निकालो, 0.35 का निकालो अब, इक्वल टू नॉर्म एस डिस्ट 0.35, ट्रू, 0.35 का निकालो। तो 0.35 का आएगा तुम्हारा 73.68%। 0.35 का आएगा तुम्हारा 73.68%। 0.35 का निकालो यश। कितना मजा आ रहा होगा जो लोग निकाल रहे होंगे उन लोग को। नॉर्म एस डिस्ट 63.68, सॉरी वही 63.68%। तो ये 63.68%, ये पूरा हो गया ये, समझ रहे हो? 63.68 है, तभी तो ये 36.32 है। वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है? तो अगर वो 63.68 में से लेस कर दे और 50 समथिंग, माने ये पूरा में से लेस कर दे ये वाला पार्ट, तभी तो शेडेड एरिया आएगा। समझ गए? तो 0.35 का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, 0.1 का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लेस करेंगे तो ये एरिया आएगा। माने बिलीव मी, इफ यू डोंट डू इन एक्सेल, तो इन दैट केस बहुत ही खराब बात होगा। ये बात नहीं आ रही कि एग्जाम में एक्सेल थोड़ी देगा। फिर तो उस केस में आप गए ना, आपका फिर दिमाग को ही आप वो कर दिए। एग्जाम में ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू गिव द माइंड द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस। ठीक है? तो 9.7% इज द आंसर। द ओनली कॉम्प्रोमाइज इन दिस, कॉम्प्रोमाइज इज दैट एक्चुअली 0.09 और 0.34 का निकालना था, जो कि एक्सेल से तो निकल सकता था। एक्सेल से 0.09, 0.34 का अगर टेबल से निकालते अपने, अगर टेबल से निकालना चाहते तो हालत खराब होता। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। चलो देखते हैं, 0.09 का डरते हैं क्या? 0.05 का 0.4801 है। मेरे को डेसिमल से नफरत है। तो मैं 0.09 का 48.01 लेता, और 0.1 का 46.02। 48.01 देखो, दिखा रहा हूं मैं अलग से लिख के, एक मिनट। 0.05 का 48.01 है, 0.1 का 46.02 है। तो 0.09 का क्या होगा? क्या ये निकालना इम्पॉसिबल है? एकदम नहीं इम्पॉसिबल, एकदम निकाला जा सकता है। तो ये निकालने के लिए बेसिकली, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो 5 के लिए है, 5। ये डिफरेंस कितना है? 48.01, 46.02, आई थिंक इज 1.99। 1.99 इज द 5 का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 5 कर दे, बिकॉज कौन डेसिमल में जाएगा, 5 कर दे। ठीक है? डिवाइडेड बाय 5, तो एक का डिफरेंस आ गया। अब ये जो एक का डिफरेंस आया, ओके, ये जो एक का डिफरेंस आया, वो एक का डिफरेंस तो चाहिए यहाँ पे, एक का डिफरेंस। 1.99/5 कितना है? 1.99/5 कितना है? ओके यश, एग्जैक्ट आंसर तुमने बोल दिया, ठीक है, 0.398 है। नहीं, गलत है। 1.99/5 कितना है? 0.398 है। मतलब पॉइंट जीरो
1.99/5, 0.398 है। तो इट इज डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हो गया 0.00398, 0.00398। अब उसको अगर इससे लेस करेंगे, 0.4602 में से लेस करेंगे 0.00398, नहीं ऐड करेंगे 0.00398, तो वो आएगा। देखो कितना गंदगी होगा, यू सीइंग। 0.4602 में ऐड करेंगे, ऐड ऐड ऐड, लेस नहीं, ऐड, बिकॉज ऊपर जा रहे हैं ना। तो 0.4602 प्लस 0.00398, तो वो आएगा 0.09 का, वो आएगा 0.09 का। तो बहुत हालत खराब है। 0.46418, 0.46418 ये जो था। तो एक को 0.09 निकालना है, तो 0.46418 आएगा। तो किसको मजा आता है इस सब में? ऑब्वियसली किसी को मजा नहीं आता है, इसलिए राउंड ऑफ किया। ठीक है, इसीलिए राउंड ऑफ किया। ये 0.46418 आ रहा है। तो इसमें कोई मैथ मैंने वो नहीं है, ग्रेटनेस, बट गंदगी है, गंदगी, डीप गंदगी उसके बीच का निकालने में। ठीक है, समझ गए? अगर कोई एग्जैक्ट में जाएगा तो सर इंस्टीट्यूट क्या करेगा भाई, नहीं पता। एग्जाम में हालत खराब है, राउंड ऑफ करके निकाल लेना चाहिए। ठीक है, और भी तो पेपर, और भी तो क्वेश्चन है। ऋतिज का आंसर, ऋतिज का जो मार्क्स आया, आई थिंक 72 या 73 कुछ आया है मार्क्स उनका, ऋतिज का। तो वो मार्क्स जो है थोड़ा कम आया है, मार्क्स कम आए। और मार्क्स कम आने का रीजन क्या है? मार्क्स कम आने का रीजन ये है कि वो एक सम में उलझ गया था, वो एक सब में बुरी तरह से उलझ गया था। उसका वो 82 या 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। इफ यू सॉ द इंटरव्यू, ही सेड कि 82 या 85 मार्क्स का इंटरव्यू किया। उसके मन में क्या चला कि अगर मैं जो करता हूं अच्छे से करूंगा तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलेगा, जबकि ग्रेस मार्क्स से लोगों को बाकी क्वेश्चन में मार्क्स मिल गए। तो हैड ही अटेम्प्टेड द रिमेनिंग 15-17 मार्क्स में भी AIR 1, AIR 2 आया ना, उसका AIR 1 आता, उसका इंटरव्यू सुनना जो था मेरा इंटरव्यू। बिकॉज मेरे वाले इंटरव्यू में हम लोग पेपर के अंदर गए थे। ठीक है, तो वहां पे उसने बोला कि 82 या 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। क्यों? बिकॉज उसको लगा पेपर टफ है यार, जो आता है अच्छे से करे। तो अच्छे से करने के चक्कर में एक सम आया था APV का, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का। आई डोंट नो आपको याद है कि अपने साथ में किए थे, वो वाले सम में अटक गया। ठीक है, तो एकदम टफ पेपर में पूरा 100 नंबर का करके आना है। बिकॉज जिस भी सम को तुमने कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्या पता उस पर ग्रेस मार्किंग आ जाए। समझ गए? ओके। और ये सब गंदगी में तो नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि 0.35 हम 0.34 का निकालेंगे। कोई स्टूडेंट का तो 0.3348 या 68 आ रहा था, बोलेगा मैं उसका निकालूंगा। ठीक है ना? ओके, ऋषि बोल रहा है ऐसा, वो ये APV वाला सम है, APV वाला सम, उसमें ICI ने अलग आंसर दिया है हम लोगों से, पॉसिबल। हमने पहले सॉल्व किया था, ICI का आंसर रिलीज होने के पहले। तो आप लोग भी देख लीजिएगा प्लीज। मैंने अपने तरफ से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया था, बट अगर ICI ने अलग सॉल्यूशन दिया है तो ऑब्वियसली उन्हीं का फॉलो करना है। थैंक्स ऋषि फॉर इन्फॉर्मिंग। तो ऋषि सेइंग जो APV वाला सम किए थे अपने, उसमें ICI ने अलग आंसर दिया है, पॉसिबल, एकदम पॉसिबल है। चेक कर लीजिएगा। और इट्स नॉट दैट उसमें स्पून फीडिंग है। ओ तो आप तो वो करा दिए, हम लोग कैसे चेक करेंगे? नहीं, यू हैव द ब्रेन्स, यू कैन चेक इट। और वही तो इनेबलमेंट की बात है कि आपको इनेबल किया गया। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, पार्ट बी क्वेश्चन का, पार्ट बी देखिएगा। द सुटेबिलिटी ऑफ द स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल हु वांट्स दैट द। और अगर आप पूछो कि सर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम कराया आपने, ऐसा सम एग्जाम में आ सकता है क्या? 100% आ सकता है, 100% ऐसा सम एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। सर ऐसा सम्स ऑलरेडी है क्या? है, कैप बज में। किसमें है? कैपिटल बजटिंग में है। कैपिटल बजटिंग में सर आपने करवाया था क्या? जो आपका 2023 वाला बैच था, 2024 वाला, उस पर करवाया था क्या? एकदम करवाया हुआ है, स्टॉक का नहीं, कैप बज में करवाया हुआ है। ओके। अभी अनुष्का, आई एम नॉट डिस्कसिंग ICI ने MCQ में क्या आंसर दिया है, लेट्स मूव। The suitability of the stock for investment by an individual who wants that the proportion of unsystematic risk in the investment should not exceed 20%. पार्ट बी। ये डेटा है नेक्स्ट 1, कैसे करोगे बताओ? यस प्लीज।
The suitability of the stock for investment by an individual who wants that the proportion of unsystematic risk in this investment should not exceed 20%. ठीक है, तो यश का जवाब है कि सर निकाल लेंगे ना सब कुछ। फिलिप्स का एसडी तो आ ही गया, तो एसडी का स्क्वायर करेंगे तो टोटल रिस्क। सुन लेना प्लीज। फिलिप्स का स्टैंडर्ड डिविएशन आया था ना 20.007, उसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ गया। आपको पता होगा वेरिएंस ऑफ द स्टॉक इज टोटल रिस्क। ये क्लियर है क्या सबको? एक बार क्लियर कर दूं? एक बार क्लियर कर दूं सबको? ऋषि क्या आंसर दे रहा है वो बता रहा हूं। वो बोल रहा है कि क्या हो रहा है ये? कुछ प्रेस हो गया? ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस एरर टर्म, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। तो ये होता है टोटल रिस्क, ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क, और ये होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। x माने मार्केट, y माने स्टॉक, ए माने अल्फा, बी माने बीटा। इज इट ओके? पहली एक्सप्लेनेशन ओके है क्या? कि स्टॉक का रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है एंड खुद पे डिपेंड करता है। स्टॉक का रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है एंड सर खुद पे डिपेंड करता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला इक्वेशन लिखा। तो जो वेरिएंस है स्टॉक का, नंबर वन बिकॉज ऑफ मार्केट है, नंबर टू बिकॉज ऑफ इंटरनल है। तो बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट इज सिस्टमैटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क जो है वो तो आ गया हमारा 20.07 होल स्क्वायर। ठीक है, हमें बीटा निकालना पड़ेगा। तो बीटा निकालने से अपने माने मार्केट का तो कॉलम दिया हुआ था ना, तो बीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट आ जाएगा, सिस्टमैटिक रिस्क। दोनों को माइनस करेंगे तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आएगा। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग एंड दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट। पर वो प्रोपोर्शन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क बोला है। क्या बोला है? प्रोपोर्शन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर आपको यू आर डिवाइडेड बाई टी आर करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा ये मोर देन या लेस देन 20% है। अनसिस्टमैटिक रिस्क डिवाइड बाई टोटल रिस्क, मोर देन 20 है कि लेस देन 20 है, ये चेक करना है। इस तरह से बुक में सॉल्व किया हुआ है। जो बुक मैंने लिया ना उसमें इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। जो बुक मैंने लिया उसमें इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। पर मेरे ख्याल से ये स्टुपिडिटी ऐसे सॉल्व करना। डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर? डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर? आर स्क्वायर का मतलब याद है? आर स्क्वायर आई हैड टॉट यू। ऋषि का जवाब आया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर आर 0.7 है तो आर स्क्वायर 0.49 है, माने 49% ऑफ द टोटल रिस्क इज सिस्टमैटिक। 49% ऑफ द टोटल रिस्क इज सिस्टमैटिक। आर अगर 0.8 है तो आर स्क्वायर 0.64 है। 64% ऑफ द टोटल रिस्क इज सिस्टमैटिक। आर अगर 0.9 है तो आर स्क्वायर 0.81 है। 81% ऑफ द टोटल रिस्क इज सिस्टमैटिक। आर स्क्वायर होता है एस आर बाई टी आर। आर स्क्वायर होता है एस आर बाई टी आर। तो फिर 1 - आर स्क्वायर क्या होता है? 1 - आर स्क्वायर इज यू आर बाई टी आर। तो इस सम का बेस्ट सॉल्यूशन है केवल कोरिलेशन निकाल दो और 1 - आर स्क्वायर निकाल लो। इस सम का सॉल्यूशन क्या हो गया? 1 - आर स्क्वायर। सम दिखा रहा हूं फिर से। इस सम का सॉल्यूशन हो गया 1 - आर स्क्वायर। समझो प्लीज। The suitability of the stock for investment by an individual who wants that the proportion of unsystematic risk in the investment should not exceed 20%. Proportion of unsystematic risk is 1 - r square. Even IIM के प्रोफेसर ने ऐसे नहीं किए, which is stupidity. This is what should be done. This is what should be done. 1 - r का होल स्क्वायर नहीं है, 1 - r का स्क्वायर। प्रोपोर्शन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनुष्का, अगर ध्यान नहीं है तो जाके रिवाइज कर सकते हैं।
आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करवाया हुआ है, विच इज टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक का क्या प्रोपोर्शन है। तो अनसिस्टमैटिक का प्रोपोर्शन इज 1 - R², तो इसको 1 - R² से कर देना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट मानूंगा आप लोग के देखने के लिए। जो थक गया होगा, मन नहीं कर रहा होगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। जो लोग का एग्जाम हुआ है ना, जो डरते हैं, उन लोग का बार बार मैसेज आता है, सर प्लीज एक्स्ट्रा करा दीजिए ना, बहुत डर लग रहा है एग्जाम के लिए। और जब करवा रहे हैं और आप थक रहे हैं, तो इन दैट केस ये चलेगा नहीं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू ऑल दोस्त जो यूट्यूब पे वॉच करेंगे। सर क्या यही आएगा? नहीं, कौन बोला ये आएगा? मेरे को थोड़ी पता पेपर में क्या आएगा। जब आप बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा करा दीजिए, तो एक्स्ट्रा में जाना पड़ेगा ना। हो सकता है इनमें से कुछ भी नहीं आए, एकदम 100% पॉसिबल है। ओके। मिस्टर सुमित गुलाटी is a young analyst who is encouraged by the performance of Dr. Reddy's laboratory in the year ended मार्च 2002। तो मार्च 2002 के जस्ट पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था, उसका पेटेंट मिला था। मॉलिक्यूल DRF4158। अभी जैसे वोकार्ट को मिला है, वोकार्ट हैज रिसीव्ड अ मॉलिक्यूल का पेटेंट फ्रॉम द US FDA। इट्स अ बिग बिग थिंग। मतलब वोकार्ट का स्टॉक, in anticipation of this, I had entered at a level of around 320, 330. And we are enjoying the levels of 1900, 2000. And still, sky is the limit. तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, इफ यू रियली डिग इनसाइड किस स्टेज पे रिसर्च पहुंचा है, एंड यू टॉक टू अ नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर इन द इंडस्ट्री, डीप रिसर्च, उन्हें फिनोमिनल इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। एनीवेज, so, on close examination, he finds that the announcement regarding sale of molecule DRF4158 by Dr. Reddy's laboratory to Novartis took place on May 31st, 2001। तो उन्होंने सेल कर दिया मॉलिक्यूल नोवार्टिस को। जबकि ये जो वोकाट है ना, वो सेल नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल। वो बोल रहे हैं हम खुद उसको US मार्केट में बेचेंगे। ओके, इन्होंने तो सेल कर दिया नोवार्टिस को, ठीक है, तो पैसा लिया और रॉयल्टी खाएगा। दैट्स वन मॉडल। और वोकाट जो है ना, वो सेल नहीं कर रहा है अपना पेटेंट, वो खुद उसको बाजार में बेचेगा बना बना के दवाई। On May 31st, 2001, and there was a renewed interest in the script as the company received $55 million as a milestone payment। $55 million as milestone payment, उस समय मिला 55 million, और USD है वो। The company would further receive royalties from sale if and when the product comes to market। और उसके बाद कुछ रॉयल्टी होगा, 5% वगैरह टाइप। तो ये तो बड़ा न्यूज है मार्केट के लिए। ये बड़ा न्यूज है मार्केट के लिए। टू चेक द मार्केट एफिशिएंसी इन सेमी स्ट्रांग फॉर्म, याद कर लो एक बार, तीन तरह का एफिशिएंसी था: वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म। वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म, याद आ रहा है? वीक फॉर्म मतलब पास्ट प्राइसेस को देख के फायदा नहीं उठा पाएंगे। सेमी स्ट्रांग का मतलब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का अनाउंसमेंट हो गया है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से फायदा नहीं उठा पाएंगे। और स्ट्रांग फॉर्म का मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं उठा पाएंगे। तीन तरह का मार्केट एफिशिएंसी था। एक था वीक फॉर्म, एक सेमी स्ट्रांग फॉर्म, एक स्ट्रांग फॉर्म। सी इंस्टीट्यूट इस बार जो थियरी दिया था ना May 26 में, वो थियरी में कई सारा थियरी वहां से दिया जहां से, मतलब बेसिक से। जैसे इस बार थियरी आया था ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन एक्सपोजर से थियरी आया था, समझ गए? तो वैसे ही ये जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, उसका थियरी पॉसिबल आ जाए, और आपको अगर नॉलेज है तो आप वही लिख के आओगे। इट्स नॉट दैट आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है? एनीवेज, तो आपको वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म याद आ रहा होगा। हमने वीक फॉर्म का टेस्ट किया था, रंस टेस्ट। हमने वीक फॉर्म का टेस्ट किया था, रंस टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। रंस टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट थोड़ा सा याद आ रहा होगा। रंस टेस्ट में वो प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस,
प्लस माइनस। ओके, रंस टेस्ट किया था हमने, करेक्ट है। और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में दो पीरियड है, दोनों पीरियड का जो प्राइस चेंजेस में कोरिलेशन जीरो होना चाहिए, तो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट वो किया था। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेम्बर, और आप कॉपी में चेक कर सकते हो बिकॉज आपको भी ध्यान नहीं आएगा। क्या हमने कोई और टेस्ट किया था, रंस टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के अलावा कोई और टेस्ट किया था सेमी स्ट्रॉन्ग का? ऋषि बोल रहा है यस, अनुष्का बोल रही है यस। क्या हमने रंस टेस्ट, यस, रेसिडुअल एनालिसिस किया था? युवराज इज सेइंग रेसिडुअल एनालिसिस किया था, रेसिडुअल एनालिसिस। ओके, तो रेसिडुअल एनालिसिस आज तक आया नहीं है। जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन होते हैं ना, देखो नीचे दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन 3.92 प्लस 0.51 RM, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो ये इससे आएगा वाई हैट, क्या आएगा इससे? वाई हैट। और जो एक्चुअल स्टॉक का रिटर्न है वाई, वाई माइनस वाई हैट एरर टर्म, उसका टोटल जीरो आना चाहिए। रेसिडुअल इज वाई माइनस वाई हैट, उसका टोटल जीरो आना चाहिए। दैट इज रेसिडुअल एनालिसिस। वाई माइनस वाई हैट का टोटल जीरो आना चाहिए, दैट इज रेसिडुअल एनालिसिस, रेसिडुअल एनालिसिस। ठीक है, दैट इज रेसिडुअल एनालिसिस। तो ये दिया हुआ है, टू चेक द मार्केट एफिशिएंसी इन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मिस्टर गुलाटी कलेक्टेड द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो डॉक्टर रेड्डी इसका प्राइस दिया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेंसेक्स दिया हुआ है। काफी मेहनत का समय, क्योंकि अपने को इससे मार्केट रिटर्न और स्टॉक का रिटर्न निकालना पड़ेगा। काश दे देता, तो ये रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न निकालेंगे, वो वाई। और ये रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न, वो क्या एक्स। इसी में क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सूता शेष हो जाएगा। 11 बार इसका रिटर्न, 11 11 या 10 बार जो भी है, रिटर्न निकालना पड़ेगा। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। फिर एक्स को पुट करेंगे, फिर एक्स को यहां पुट करेंगे तो वाई हैट आएगा। क्या आएगा? वाई हैट। फिर एरर टर्म निकालेंगे, समझ गए? पहले आप वाई निकालोगे स्टॉक का रिटर्न, आप एक्स निकालोगे सेंसेक्स का रिटर्न, फिर एक्स को पुट करोगे कैरेक्टरिस्टिक लाइन में तो आएगा वाई हैट। फिर वाई माइनस वाई हैट करोगे, एरर टर्म, उसका टोटल जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो मार्केट एफिशिएंट है, अगर जीरो नहीं आता है तो मार्केट इनएफिशिएंट है। तो वही पूछा है, फर्दर यूजिंग डेटा फॉर 3 previous years, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रेसिडुअल एनालिसिस टू टेस्ट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अगर सम आता है एग्जाम में, बिलीव मी, त्राही त्राही मच जाएगी। ठीक है ना, त्राही त्राही मच जाएगी, जंतर मंतर पे आंदोलन होगा, सम आता है तो। ओके, रेसिडुअल एनालिसिस। इट्स गुड दैट क्लास में भी कराया हुआ है मेरा उसी समय, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग आई टेक अ नंबर ऑफ इयर्स इनटू पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आई टेक अ नंबर ऑफ इयर्स इनटू पर्सपेक्टिव। तो दिस इज रेसिडुअल एनालिसिस। सिंस आप लोग को इतना याद आ रहा है, युवराज को याद आया, क्या मैंने इवेंट स्टडीज करवाया था? इवेंट स्टडीज, या इवेंट स्टडीज भी करवाया था, युवराज ने बोला। तो इवेंट स्टडीज का भी क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे एक। इवेंट स्टडीज का क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 6। इवेंट स्टडीज का है क्वेश्चन नंबर 6। इवेंट स्टडीज में तीन तीन स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया रहता है, तीन तीन स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपको दिख रहा होगा। ओके, तीन स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, स्टार सॉफ्टवेयर, कनिष्क और इंडियन ऑटो, तीनों का। ओके, तीन स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक लाइन दिया हुआ है, और इन्होंने सब ने December 31, 2002 में हैवी डिविडेंड अनाउंस किया है। December 31, 2002 इज द इवेंट डेट, इसको बोलते हैं जीरो, इसको -1, इसको -2, इसको -3, इसको 1 2 3। तो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है December 31, 2002 में। तो हम देखते हैं, इसका एरर टर्म निकालते हैं, इसका एरर टर्म निकालते हैं, इसका एरर टर्म, जिसको ये लोग बोलते हैं एबनॉर्मल रिटर्न, एबनॉर्मल रिटर्न, एबनॉर्मल रिटर्न। पर ये सम ज्यादा इजी है बिकॉज इसमें रिटर्न निकालना नहीं है, बिकॉज इसमें रिटर्न्स दिया हुआ है। पिछला सम ज्यादा डिफिकल्ट था, उसमें प्राइस से रिटर्न निकालना था। तो आपको केवल क्या करना है, ये जो मार्केट का रिटर्न है ना, 10.25, 10.75, ये मार्केट का रिटर्न को यहाँ पुट करना है इसमें। तो इन सब का वाई हैट आ जाएगा, वाई हैट, वाई हैट, वाई हैट। फिर वाई माइनस वाई हैट से एरर टर्म निकालना पड़ेगा, जिसको एबनॉर्मल रिटर्न बोलते हैं। फिर एबनॉर्मल रिटर्न जब आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इधर देखना, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, तीनों का एवरेज निकालेंगे तो वो होता है AAR, एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न। AAR, एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न आएगा। एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न का टोटल को बोलते हैं CAAR, क्यूमुलेटिव एवरेज एबनॉर्मल रिटर्न, वो जीरो आना चाहिए।
ओके, क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न जीरो आना चाहिए। सम इजी है, बट नहीं किया हुआ है तो तारा दिखेगा। नहीं किया हुआ है तो तारे दिखेंगे, तारे। सम वही है जो रेसिडुअल में था, इजी है उससे। बिकॉज रेसिडुअल में स्टॉक प्राइस से रिटर्न निकालना है, इसमें तो रिटर्न दिया हुआ है, वो मेहनत नहीं है। केवल आपको वाई हैट निकाल के एयर टर्म निकालना है, तीनों स्टॉक का एयर टर्म का एवरेज करना है। तो हर पीरियड का एवरेज आएगा, ए ए आर, एवरेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न। फिर क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न को जीरो करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे CAAR ये दिया हुआ है। तो 2.5653 आया, नॉट क्लोज टू जीरो, जीरो आना चाहिए था। मार्केट इज इनएफिशिएंट। मार्केट इज इनएफिशिएंट। ओके, मार्केट इज इनएफिशिएंट। तो दो सम बच गया मेरे बताने का, वो आप अपने आप करोगे, मैं केवल आपको दिखा देता हूं। एक तो ये वाला सम है, ऊपर से देखना। इस सम में सोनाटा और स्टैंडर्ड का रिटर्न और बीटा दिया हुआ है। सोनाटा और स्टैंडर्ड का रिटर्न और बीटा दिया हुआ है, इससे एसएमएल का इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप करोगे ना, 14 इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू 1.75, एंड 10 इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू 0.6, इससे एसएमएल का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आके आपको जो प्रिज्म है उसका बीटा पुट करके रिटर्न निकालना है। देखो, सोनाटा और स्टैंडर्ड का CAPM का इक्वेशन पुट करेंगे, RE इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। पुट करके अपना RF और RM माइनस RF आ जाएगा, कराया हुआ है क्लास में, इस तरह का। और उसके हेल्प से फिर बीटा पुट कर देंगे प्रिज्म का, तो ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेट होने के बाद अब अपने को TR इक्वल टू SR प्लस UR से ये कैलकुलेट करना है। TR इक्वल टू SR प्लस UR से ये कैलकुलेट करना है। ये जो पोर्शन दिया है, इससे मार्केट का सिग्मा स्क्वायर एम आएगा। ओके, बिकॉज सिक्स स्क्वायर, इफ आई शो यू, टोटल सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.82 स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट प्लस 5। इससे वेरियंस ऑफ मार्केट आएगा। सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.82 स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट प्लस 5। तो वेरियंस ऑफ मार्केट आएगा, उसको यूज कर लेंगे बाकी दोनों स्टॉक्स में। युवराज इस सिंह साथ किया था सिमिलर इससे। हाँ, कुछ नया तो है नहीं इसमें, नया नहीं, केवल घुमाया हुआ है, दिमाग किसी का नहीं चले तो वेरियंस ऑफ मार्केट आएगा, उसको अपने सोनेटा और स्टैंडर्ड में यूज कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ही कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये वाला जो है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट फोर स्टॉक्स: HCL, सत्यम, रिलायंस, इंफोसिस। एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद उनके बीच में कोरिलेशन दिया हुआ है। उसके बीच में पेयर वाइज कोरिलेशन दिया हुआ है, आपको दिखा। HCL सत्यम के बीच में -0.2, HCL रिलायंस का 0.3, HCM इंफोसिस का 0.5। A portfolio is constructed by buying 10,000 of HCL, 15,000 of Satyam, 30,000 of Reliance, 25,000 of Infosys. The investor provided 30,000 and leveraged the portfolio for the remaining amount by borrowing at a risk-free rate of 5.6%. Leveraged portfolio. बिकॉज अगर आप ऐड करोगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 10 + 15, 25 + 30, 55 प्लस 25, 80,000 इन्वेस्ट हुआ है, खुद का 30,000। 80,000 इन्वेस्ट हुआ है, खुद का 30,000, यानी 50,000 बोरो हुआ है। 80,000 इन्वेस्ट हुआ है, खुद का 30,000, तो 50,000 बोरो हुआ है। ओके, 50,000 बोरो हुआ है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पहले पोर्टफोलियो का आप चाहो तो रिटर्न निकाल लो, पोर्टफोलियो का रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल के अब उसको लेवरेज करेंगे। तो पोर्टफोलियो जो है उसमें हमने लगाया है कितना, 8/3, और बोरोइंग का वेट क्या हो गया, -5/3। तो 8/3 इंटू पोर्टफोलियो का रिटर्न -5/3 इंटू 5.6, वो आंसर आएगा। 80,000 लगाया है ना, 30,000 खुद का है। तो 8/3 इंटू पोर्टफोलियो का रिटर्न -5/3 इंटू 5.6, उससे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आएगा। ये समझ में आया। 8/3, 30,000 मेरा, 80,000 लगाया है, तो 80,000 हम कमाएंगे ना उस पे। तो 8/3 इंटू पोर्टफोलियो का रिटर्न -5/3 इंटू बोरिंग रेट, वो आएगा मेरा लेवरेज रिटर्न। लेवरेज रिटर्न एसडी निकालने के लिए पहले अपने एसडी निकालेंगे पोर्टफोलियो का, कैसे, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस। उसमें आप ये वाला वेट यूज कर सकते हो।
उसमें आप ये वाला वेट यूज कर सकते हो, बोरोइंग का भूल जाओ। ओके, बोरोइंग का भूल जाओ। ठीक है, आप ये वाला वेट यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद करोगे आप 8/3 इंटू सिग्मा पी। एस डी ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी 8/3 इंटू सिग्मा पी। पहले नॉर्मल एस डी निकालना पड़ेगा, बोरोइंग को भूल के, फिर 8/3 इंटू सिग्मा पी। तो एफर्ट का सम है, बिकॉज चार चार स्टॉक है, यानी कि छह ठो कोवेरिएंस है। वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ सी, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ डी, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी कॉव ए बी, 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी कॉव ए सी, 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ डी कॉव ए डी। ये सब करना पड़ेगा। समझ गए? सारा का सारा मेहनत से निकाले, उसके बाद लेवरेज लगाएंगे। तो सॉल्यूशन किया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। मेहनत का समय। ठीक है, ऋषि सिंह सर सिमिलर सम किया हुआ है। नहीं, कौन बोल रहा है? अनुष्का बोल रही है, ये सम सबसे इजी था। ठीक है, बेस्ट है। तो ये फाइल में केवल मैं इसका आंसर थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला ये आंसर थोड़ा चेंज करूंगा, इसलिए आई एम नॉट शेयरिंग इट विथ यू राइट अवे। मैंने मैं स्टूडेंट्स को बोला हूं जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, आई विल शेयर, आई विल जस्ट री करेक्ट द आंसर ऑफ दैट एंड देन शेयर इट विथ यू। ठीक है ना? सो दिस वाज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, मैंने एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस, ये दो तरह से ली जाए। एक तो एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो रहा है और एक तो रिवीजन हो रहा है, बिकॉज आपको कौन सा याद रहेगा, हमेशा अभी डीटी आईडीटी आने वाला है। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली, क्या इसका सेकेंड पार्ट भी होगा सर? पोर्टफोलियो का और एक एक्स्ट्रा हो सकता है, समय मिलने पे वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, तो इक्विटी का एक किए थे, हो सकता है सेकंड होगा, पोर्टफोलियो का भी एक किया, हो सकता है सेकंड होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम अपने करते जाएंगे। ठीक है ना? ओके, अभी अपने मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। मंडे से डेरिवेटिव्स याद होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मंडे से डेरिवेटिव्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा वो कहाँ पिच इन करना है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज लोगों का एग्जाम नवंबर में है, ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट लाइंड अप। और प्लीज, जो भी स्टूडेंट्स पुराने कोई हो रहे आपके फ्रेंड है, ऑफिस में जाते हैं, आर्टिकलशिप में सीनियर स्टूडेंट्स से वापस देने वाले हैं या सीनियर है, उनको यूट्यूब पे जो अपलोड हो रहा है उसका प्लेलिस्ट दे देना, बिकॉज दे माइट नॉट बी फाइंडिंग इट। ओके, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको फॉलो कर करके हम लोग याद थोड़ी रहते हैं। तो गिव देम द प्लेलिस्ट सो दैट दे कैन वंस हैव अ लुक एट द सेम। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूट द सेम। चलो, सी यू ऑन मंडे फॉर डेरिवेटिव्स। बाय।